दोस्तों आ गया मैं जिम कॉर्बेट। अभी जा रहा हूँ मरचुला, उपासना रिजॉर्ट मरचुला कॉर्बेट। वहाँ पहले से मेरा भतीजा है, वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग में आया था बनी, तो वहाँ से चला गया था उपासना रिजॉर्ट में। आज मैं रुकूंगा, कल सफारी करते हुए फिर हम जाएंगे जंगली रिजॉर्ट। ये जो बिजरानी गेट से ढिकुली का रास्ता है उस पे आगे चल रहा हूँ। अभी वीरू के यहाँ रुकूंगा, चाय पीऊँगा और फिर आगे निकल जाऊँगा, क्योंकि कल मुलाकात का टाइम रहेगा नहीं। सफारी करके मैं डायरेक्ट निकल जाऊँगा। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह बन चुकी है कॉर्बेट। वो मेरा भतीजा भी एक शादी में ही आया था। तो ये घोड़े जी जा रहे हैं, पैदल तो जा नहीं सकते, तो छोटा हाथी पे सवार है बड़ा घोड़ा। घोड़ा नहीं, घोड़ी है, घोड़ी। घोड़े पे थोड़ी ना बैठता दूल्हा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस रोड पे ना। एक टाइम पे बहुत कम ट्रैफिक होता था, अगर मैं 2007 की बात करूं। लेकिन दुनिया बदल गई तो फिर कॉर्बेट क्यों नहीं बदलेगा। इंडिया के अंदर सबसे पहले जिस टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क का नाम आपके दिमाग में आता है वो यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। था भी पहला ही, सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि हैली नेशनल पार्क था नाम। 1936 में बना था जहाँ तक है मेरे ख्याल से। बाद में रामगंगा नेशनल पार्क हुआ और उसके बाद जिम कॉर्बेट साहब की मौत के बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, जो यूनाइटेड प्रोविंस के पहले मुख्यमंत्री थे, तो ये उसी में आता था, यूपी ही कहलाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब के नाम पे किया था। और जब किया था इस नेशनल पार्क का नाम, रामगंगा नेशनल पार्क का नाम, तो जिम कॉर्बेट साहब की जो बहन थी मागी, उन्होंने वहाँ से लेटर लिख के, केन्या से लेटर लिख के उन्हें धन्यवाद दिया था पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, तो जो पहला टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर बना वो भी यही था, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और ये देखिए पूरा ढिकुली से लेके गर्जिया तक एकदम रिजॉर्ट, तो लाइन लग गई है, लेकिन एकदम मॉल रोड बन गया। और ये पूरा डेस्टिनेशन वेडिंग तो बहुत सारी जगह पे, अलग अलग जगह पे होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा है ना, भीड़ बहुत हो जाती है और लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी हो जाती है। 4 साढ़े 4 बजे तक पहुँचूंगा। कोई मतलब दाल चावल खा लूँगा, कुछ खा लूँगा। दोस्तों वीरू जी से मिल लिया, चाय पी ली, अब निकल रहा हूँ उपासना रिजॉर्ट के लिए। वापसी कब की है सर? बस कल सुबह की। कल तो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊंगा। यहाँ डियर घूम रहे थे अभी वीरू के, हाँ ये सामने है। 10-12 दिन पहले यहाँ से ये निकलते हुए। अच्छा, 10-12 दिन पहले देखो। और वो तुम्हारा जो गाड़ी के सामने निकल गया, कब का है वो? कल का। कल का है, इसी टाइम? हाँ 3 बजे, हाँ यही टाइम था। अच्छा, बिल्कुल यही टाइम, हाँ एकदम गाड़ी के सामने से निकली थी। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अभी दोस्तों ये सुंदर खाल गांव से निकल रहा हूँ और मरचुला जा रहा हूँ। अभी टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ से, मेरे ख्याल से 15-18 किलोमीटर कुछ होगा। लेकिन पहाड़ी रास्ता है, सिंगल रोड है, तो गाड़ियाँ सामने से आती हैं, ट्रक आते हैं, तो टाइम लग जाता है। अभी धनगढ़ी ब्रिज भी आने वाला है, अभी नया नया चालू है। मेरी तो पहली यात्रा होगी। मैंने देखा था अभी किसी ने शायद वीडियो डाला था कि धनगढ़ी ब्रिज से उन्हें टाइगर स्पॉट हुआ था। किसी ने मुझे क्लिपिंग भेजी थी। ये बच्चे माल्टा बेच रहे हैं कि क्या बेच रहे हैं, यहीं पे खास जगह यहीं बेचते हैं, ये पनोद नाले के पास में। तो अभी कल मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊंगा, मतलब सफारी करूंगा पहले। उपासना रिजॉर्ट से मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा बिना नाश्ता किए।
और मैंने फाटो की सफारी इसलिए बुक करी है कि फाटो में अभी ये देखो भाई, बाइकर जो है मतलब लेफ्ट में चल लो, नहीं भैया, जितना राइट में तो वो उतना राइट में आ रहा है। तो फाटो में मोबाइल कैमरा बैन नहीं है। कैमरा समझने की बात नहीं, बस मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। मतलब केवल मैं उसको इस्तेमाल करूंगा सफारी के लिए, क्योंकि पहले तो व्लॉगिंग मैंने कैमरे से ही की थी स्टार्ट। लेकिन बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप चल रहे होते हो, बैग में रखो, फिर उसको, क्योंकि लेंस में धूल चली जाती है, कवर लगाओ, और मोबाइल का तो लेंस क्लीन करना जरा सा हैंकी से पोंछ दो हो जाता है, और हैंडी होता है, गाड़ी में कहीं भी पड़ा रहता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम है उसमें। मतलब केवल सफारी के लिए रहेगा। मैं इस उम्मीद में नहीं ले रहा हूँ कि मुझे लग रहा है क्या पता ये रूल चेंज हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ये रूल बना इसलिए बना कि भाई जो भगदड़ मच जाती है गाड़ियों में कि भाई टाइगर दिखा, और गाड़ियां घेर लेती हैं, लेकिन ये सिस्टम रुकने वाला नहीं है। चाहे कैमरा हो हाथ में, चाहे मोबाइल हो, और चाहे ना हो। अगर कैमरा बैन भी होगा ना, तो भी जो एक ह्यूमन नेचर है वो बहुत धीरे धीरे खत्म होगा। अगर आप सडनली, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बचपन से टाइगर देखा है, लेकिन अभी अगर टाइगर निकल आएगा तो मेरे मुंह से एक आवाज आएगी, टाइगर, एकदम से, है ना। कितना ही आप जो मतलब सफारी के गाइड और ड्राइवर होंगे, वो भी टाइगर देख के एक्साइट होते हैं, जिनका कि रोज का काम है, हफ्ते में 5-7 बार तो देखते ही होंगे वो लोग। ये धनगढ़ी गेट और धनगढ़ी म्यूजियम, ये देखिए यहां से शुरू हो गया धनगढ़ी ब्रिज। अभी उतरी भाई धूल, ये अभी तक तो मेरे वीडियो में आपने बनते हुए देखा था, ये अभी इन्होंने पक्का नहीं किया लेकिन चालू कर दिया। तो ज्यादा बड़ा ब्रिज नहीं है, लेकिन यहां से व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। देखिए आप, ये देखिए, तो ये जानवर के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। एक नीचे कॉरिडोर मिल गया हाथियों को भी, दूसरे जानवर को भी ट्रैफिक से बच के निकलने का। नाला, धनगढ़ी नाले को तो, के पानी को तो जगह दी गई है, लेकिन बीच में शायद यही हुआ था। बीच में जब ये पूरा ब्रिज बन गया था, पूरा तोड़ा गया था, कई साल लगे तोड़ने में, बनने में। उसका रीजन यही बता रहे थे कि उसकी हाइट कम हो गई थी, तो वो हाथियों के लिहाज से कन्वीनियंट नहीं था, तो पूरा तोड़ा गया और दोबारा बनाया। तो पता नहीं जब पहले बनाया तो इतनी बेसिक सी बात ध्यान में क्यों नहीं रखी गई थी। जंगल में कोई चीज बना रहे हो तो बहुत बेसिक सी बात है कि एलिफेंट की हाइट देख के ही चीज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हाइट वगैरह तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त तय होती होगी। ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्जी से बना देगा। हर चीज बनते वक्त भी इंजीनियर्स चेक करते हैं, जो भी हो। तो अब अच्छी हाइट कर दी है, तो हाथी यहाँ से निकल जाएंगे जब मन करेगा। अभी तो कई बार हाथी ट्रैफिक को देखते रहते हैं। जो हर्ड वाले होते हैं वो तो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं तो रुक के खड़े हो जाते हैं बहुत देर तक, और उसके बाद फिर वो निकलते हैं। हाथी की बात से दोस्तों मुझे याद आया कि अभी क्या है कि मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, अगले साल हरिद्वार में अर्ध कुंभ होने वाला है, और हाथी, बहुत सारे हाथी हैं मेल क्रॉप रेडर्स जो उत्पात मचाते हैं हरिद्वार के इलाके में। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि जो बैचलर्स ग्रुप होता है, टस्कर, सारे टस्कर होते हैं, और जो कि अपने झुंड से, हर्ड से अलग हुए होते हैं, एक सीनियर के साथ मिलके एक बैचलर्स ग्रुप बना लेते हैं। ये 0 पॉइंट है, 1-2 गाड़ी तो यहाँ खड़ी रहती है टाइगर के इंतजार में। तो वो, क्योंकि वो सीनियर होता है तो उनको क्रॉप रेडिंग सिखाता है, तो दिन भर अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, लेकिन शाम को उनका एक मीटिंग पॉइंट होता है और उनको टेलीफोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि
वो रम्बलिंग साउंड जो है, एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर से बात कर सकते हैं, या थंपिंग साउंड, पैरों से पटक के भी वो एक दूसरे को मैसेज दे देते हैं कि हाँ भाई आज अपनी मीटिंग या अपनी पार्टी वहाँ पे है। सारे पहुँच जाते हैं फिक्स। इस बारे में लोगों ने देखा भी है कि कई बार क्या हुआ, एक बार का क्या हुआ तो किस्सा बताऊं कि लोग वेट कर रहे थे, ये श्यामपुर कांगड़ी की तरफ की बात है, हरिद्वार के पास में, कि सारे हाथी आ गए, एक हाथी उसमें नहीं आया। अच्छा, जो फॉरेस्ट वहाँ फॉरेस्ट की चौकी भी, एक नहर है, नहर के ऊपर ब्रिज भी बना है, तो फॉरेस्ट वाले तो गिनती 7-8 होते हैं तो सबको मालूम होता है, एक हाथी उसमें नहीं था। और जब आप रोज देखते रहते हो तो आप पहचान भी जाते हो कि फलाना है, ठिकाना है, इसका दांत टेढ़ा है, इसका ये है, इसके कान में कट का निशान है, ये सब। तो एक हाथी नहीं आया, तो गिनती भी कम थी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 7 थे तो 6 थे, उन्होंने कहा आज एक नहीं आया। देखो इन्होंने लास्ट मोमेंट में राइड को दबाई तो वो ट्रक वाला जो साइड नहीं दे रहा था एकदम तेजी से उतारा, गाड़ी उतर गई थी उसके नीचे। तो वो नहीं आया, तो उन्होंने कहा यार एक कम हो गया आज। तो जो आगे वो एक जगह पे उनका असेंबली पॉइंट वही था, श्यामपुर कांगड़ी का जो ब्रिज था, फॉरेस्ट की चौकी है, और वो नहर पे हाथियों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पानी मिल जाता है। तो जिस टाइम पे हाथी कहीं नहीं मिलते, वहाँ पे अगर आप चले जाओगे तो हाथी थोड़ा अंदर जाके मिलते हैं। उन्होंने कहा एक नहीं आया, तो वो जा नहीं रहे थे हाथी, सारे उसी जगह पे खड़े हुए थे। फिर देखा कि एक हाथी जो लीडर था, जो आगे आगे चलता था, वो वापस जा रहा है। वो जंगल के अंदर चला गया और करीब 10-15-20 मिनट जो भी टाइम हुआ होगा, उसके बाद वो हाथी वापस आया और उसके साथ में वो वाला हाथी भी था। यानी वो कहीं पेड़ की पत्तियां डाली वाली खाने में बिजी हो गया होगा, और ये लोग अपना जो मैसेज देते हैं रम्बलिंग, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा हो ज़्यादा, उसका कुछ पसंदीदा खाना मिल गया होगा तो फिर ये लेके आया होगा उसने। तो इस वाले हाथी ने 2-4 मोटी मोटी निकाली होंगी। अच्छा, इनको मुड़ना है, चलो भाई मुड़ो। ये मैं आ गया मरचुला रोड पे, तो उस हाथी ने 2-4 मोटी मोटी निकाली होंगी, तो डाटा होगा क्योंकि लीडर है। तो इस तरह से क्रॉप रेडर्स हैं, और मैंने क्रॉप रेडर्स के बारे में बताया था कि इनको एडवांटेज मिलता है लड़ाई में, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन कुछ ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो जो नॉर्मल पेड़ की टहनियाँ जंगल के वो खाते हैं हाथी, उनके कंपैरिजन में इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो जब मीटिंग के लिए लड़ते हैं, क्योंकि ये किसी बॉस के अंडर में ट्रेनिंग सीख के आए होते हैं, बाद में मीटिंग के लिए तो जाते ही हैं हर्ड्स के नज़दीक में, तो दूसरे मेल से जब इनकी फाइट होती है, क्रॉप रेडर्स को एडवांटेज मिलता है। लेकिन हर हाथी के नसीब में क्रॉप रेडिंग नहीं होती, क्योंकि क्रॉप्स हर जगह नहीं है अच्छी। जहाँ है वहाँ एक बहुत बड़ा मेनेस है, लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है वो वाले हाथी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उन इलाकों में लोगों को भी बोलते हैं भाई कि झुंड बना के रखो और पटाखे फोड़ो, ऐसे भगाओ। वो खुद भी भगाते हैं। जैसे कि हमारे इलाके में आ गया था, और वो जो चमनपुर के पास था, अभी रिसेंटली हमारे रिजॉर्ट से ऊपर हीरा खाल में वो हाथी घूमता मिला। और मुझे लोकल, क्योंकि मैं बाहर था तो रिजॉर्ट की तरफ से मालूम नहीं चला, मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मैप के साथ उसकी फुटेज भेजी मुझे। तो वो हीरा खाल, हमारा तो पोस्ट ऑफिस भी हीरा खाल है, जो हमारा जंगली रिजॉर्ट है, तो वो घूम रहा था। तो उसको मैप को जूम करोगे तो चमनपुर कोई बहुत दूर नहीं है वहाँ से, तो वो वहीं है। तो यहाँ पे जो हरिद्वार में एक बहुत बड़ी समस्या है, तो अब जब कुंभ होने जा रहा है, तो कुंभ के टाइम पे होगा क्या, बड़े बड़े कैंप्स लगेंगे। साधु महात्मा और यात्री, दर्शनार्थी, श्रद्धालु, ये लोग जब आते हैं तो इनके लिए कैंप्स लगते हैं, स्टे का इंतजाम होता है। और जब इंतजाम होता है तो खाने पीने का भी इंतजाम होता है, खाने की गंध भी जाती है। तो वो हाथी एक बहुत बड़ी अच्छा, कुंभ कब होगा? जनवरी में। वो टाइम है कि हाथी अच्छे एक्टिव रहते हैं। सर्दी और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो उसमें दिक्कत ना हो, वो पता चला कि हाथी आ गए, अच्छा कोई सोलर फेंसिंग तो लगेगी नहीं, जहाँ इतने सारे श्रद्धालु हैं, पता चला रोज एक को करंट लग रहा है, करंट मतलब झटका सोलर वाला, तो और दूर दूर तक फैले होते हैं वो। तो आज वो कैंप चौपट कर दिया, लोगों का जान माल का भी, भगदड़ मचने का भी डर हो सकता है। तो उसके लिए कुंभ पहले भी हुआ है,
लेकिन शायद उस टाइम तक ये क्रॉप रेडर्स एलिफेंट का इतना ज़्यादा मेनस नहीं रहा होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि वो धीरे धीरे जितने लीडर्स हैं बैचलर्स ग्रुप के, उनको पकड़ पकड़ के ट्रैंकुलाइज करके और रेडियो कॉलर पहना रहे हैं, तो ताकि उनको पोजीशन मालूम चल जाए तो पहले ही टीम वहां पहुंच जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और हवाई फायर वगैरह करके उनको भगा दे। अब मुद्दे की बात यह है कि अभी जो मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि 6 रेडियो कॉलर आए। सोच बहुत अच्छी है और प्लानिंग बहुत अच्छी है। अगर ये कामयाब हो गई तो शायद इसका इस्तेमाल गांव की सुरक्षा के लिए भी किया जा सके इसी तरीके से, लेकिन तरीका सही नहीं है। राजाजी नेशनल पार्क में 500 के आसपास हाथी, सारे हरिद्वार एरिया में नहीं होते, लेकिन आप मान के चलो कि 100 तो होंगे आसपास में। आप 6 रेडियो कॉलर से अगर सोच रहे हो कि वो समस्या का अंत तुरंत हो जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये सही है कि आप पहचान लोगे, बाकायदा R&D करोगे, उसके बाद आप ट्रैंकुलाइज करोगे लीडर को, लेकिन एक लीडर को आपने ट्रैंकुलाइज करके छोड़ दिया, वापस वो अपने झुंड में मिल जाएगा, फिर वो लीडर रहेगा, यहां तक भी बात सही है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि वो दिन में अलग अलग हो जाते हैं, रात को जब क्रॉप रेडिंग के लिए जाते हैं तब एक साथ होते हैं, दिन में तो अपनी मर्जी के हिसाब से जहां घूमते हैं। तो अगर वो 10 हाथियों का झुंड है तो आपके अकॉर्डिंग 60 तो हो गए ना। अगर आप मतलब 10 से होते हैं इतने, आप जितनी वीडियो फुटेज देखोगे हरिद्वार शहर के अंदर इतने होते हैं, और सारे दांत वाले होते हैं, टस्कर्स होते हैं। तो वो अगर 10-10 की भी एवरेज आप पकड़ लोगे तो 60 हो गए। तो आपने 6 को पहनाया, बाकी जो है बाकी दिन में जब अलग अलग निकल जाएंगे और उन्हें क्या खाने की खुशबू नहीं आएगी, कि उनको मालूम नहीं है, हाथी तो इतना समझदार जानवर है, सारा कुछ मालूम है, और जहाँ उसको तो 1-2 किलोमीटर दूर से खाने की खुशबू आ जाएगी, तो वो अकेला वाला हाथी पहुंच जाएगा खाने के लिए। क्योंकि दिन भर वो 18 घंटे खाना खाने वाला जीव, सिर्फ रात को मीटिंग के लिए मिलते हैं वो लोग, जब क्रॉप रेडिंग के लिए। दिन भर भी तो कुछ ना कुछ खाता है वो। तो हो जाए सक्सेसफुल तो बहुत अच्छी बात है। मतलब प्लान बहुत अच्छा है, सोच बहुत अच्छी है, बस तरीका गलत है। इसके लिए करना यह है कि 6 नहीं, कम से कम 50-60 वो करो तो आप काफी हद तक उनको रोक पाओगे। यहाँ पे ये रोड बड़ा सिंगल है, ये जो जिप्सी जा रही दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दुर्गा देवी गेट है कॉर्बेट का। एक टाइम था, मुझे याद है कि सबसे पहले जब मैंने कॉर्बेट को प्रमोट करना शुरू किया अपने बिजनेस में, 2005 से मैंने ट्रैवल एजेंसी खोली थी। उस टाइम पे बिजरानी गेट की धूम थी, झिरना को कोई पूछता भी नहीं था। अगर झिरना की सफारी कर दो बुक तो लोग कैंसिल करवाने को बोलते थे कि हमें झिरना नहीं चाहिए। उस वक्त झिरना की ये कंडीशन थी। नंबर 2 पे दुर्गा देवी था। 2008 से लेकर 10-11 तक ये कंडीशन आ गई कि दुर्गा देवी की डिमांड बहुत आ गई, क्योंकि वाइल्ड लाइफ मूव कर गई। जो मुझे लोग बताते थे यहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ मूव कर गई थी दुर्गा देवी की तरफ। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दुर्गा देवी से, जो मुझे बताया गया, क्योंकि एक ही सफारी है जो मैंने कभी नहीं करी कॉर्बेट के अंदर, वो है दुर्गा देवी। मैंने आज तक दुर्गा देवी की सफारी नहीं करी है, बाकी सारे गेट की है। तो फिर बताने लगे दुर्गा देवी में वाइल्ड लाइफ दिखनी बिल्कुल ही बंद हो गई, मूव कर गई यहाँ से। फिर झिरना में अच्छी साइटिंग होने लगी। जिस झिरना को पहले लोग नहीं पूछते थे, उसका कारण क्या था कि झिरना पहले एक गांव होता था, गांव को रीलोकेट किया गया, तो जो उसके इलाके में जो घास वगैरह ग्रासलैंड्स बन गए, तो धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ वहां पे आ रही थी वाइल्ड लाइफ, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी। दूसरी जगह से हटी तो उनको ग्रासलैंड्स मिले डियर को, तो फिर झिरना की वाइल्ड लाइफ। फिर आज की डेट में तो झिरना को अच्छा माना जाता है। फिर ढेला तो बहुत बाद में खुला, गांव के बगल का जोन, तो झिरना से लगता ही हुआ है। तो
गारंटी किसी की नहीं है कहाँ पे कौन सा जानवर दिख जाएगा, लेकिन एक बात बताया, जिप्सी दिखी तो मुझे याद आया कि दुर्गा देवी इस साइड जो मरचुला वाले रिजॉर्ट है ना, उनके लिए दुर्गा देवी ज़्यादा सूट करता है। मरचुला में कई हैं कि यहाँ से मरचुला से मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, तो सही टाइम पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि मरचुला वाले अगर झिरना जाएं, बिजरानी जाएं, तो उनको डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए बस आ रही ना, तो यहाँ तो फिर भी ठीक है, कई जगह ऐसे रोड है जिसमें कि ये जहाँ जा रहा हूँ मैं, उपासना रिजॉर्ट, इसकी लोकेशन बहुत बढ़िया है, पहले भी मैंने दिखाया है। मेरे ख्याल से मैं बस 2 ही रिजॉर्ट में रुका हूँ ये मरचुला में। एक तो जो आजकल स्टर्लिंग बन गया है, उस टाइम पे कुछ और नाम था, उसके ओनर नोन थे, तो वो मैंने बुक किया था न्यू ईयर पे, 2011 और 12 के बीच का जो न्यू ईयर था, तो विद फैमिली यहाँ रुका था। मैंने कई बार किस्से बताए आपको कि तब ये सुंदर खाल वाली रोड एकदम सुनसान होती थी रात को, अगर आप ड्राइव पे निकल गए तो गाड़ी का नाम नहीं मिलता था। और मैं दोबारा बता दूं क्योंकि सबने देखा नहीं, बाद में लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये दुर्गा देवी गेट आ गया। पहले ये दिखा दूं, लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखिए, ये है दुर्गा देवी गेट। तो मेरा साला और उसके फ्रेंड आके रुके थे मोहान में, और मैं रुका था यहाँ पे। तो मिलने गए थे 31 की नाइट शाम को, सुंदर खाल की तरफ से कॉल हो रही थी सांबर की। तो वो जो रिजॉर्ट था उसके ओनर थे, मेरे फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला अपने स्टाफ को कि अवस्थी जी को टाइगर दिखा लो, क्योंकि बार बार कॉल हो रही थी सांबर डियर की। तो हम गए, तब मेरे पास स्कॉर्पियो थी, तो उसमें बैठ गए सारे लोग, और एक इनोवा, उनके पास कई गाड़ी थी लेकिन एक इनोवा ले गए। आगे पीछे हमने एक जगह खड़ी कर दी, जहाँ कॉल हो रही थी रुक गई थी। क्यों रुक गई थी? क्योंकि वो टाइगर हमारी गाड़ी को देख के शायद चुप होगी, बैठ गया था। और उसके बाद उस टाइम पे फॉग लाइट लगी थी मेरी गाड़ी में आगे, उसका फोकस थोड़ा तिरछा सा हो गया जब मैं चला के गया था। गाड़ी तो हम बंद करके खड़े थे, लाइट वाइट ऑफ करके, एकदम इंजन ऑफ। तो मैंने सोचा चलो वापस चल रहे हैं, कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा उसको उतर के सीधा कर देता हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एकदम बगल में सांबर डियर की कॉल हुई, एकदम पम करके, एकदम पास में, मतलब रोड के एकदम नजदीक। मैं अंदर बैठ गया, यानी सांबर भी पास था तो टाइगर भी कहीं आसपास ही था, और वो हमारी गाड़ी देख के बैठ गया था, और बैठने से कॉल रुक गई थी। तो या तो मेरे उतरने की वजह से कॉल करी सांबर ने, और या फिर टाइगर मुझे उतरता देख के टाइगर खड़ा हुआ, नजदीक रहा, जो भी कुछ हुआ मालूम तो नहीं चला। तो तब मैं यही मरचुला में रुका हुआ था, और एक बार फिर मैं उपासना रिजॉर्ट में रुका था। आज तीसरी बार है। उपासना में तो 2 नाइट रुका था उस बार, तो ये मतलब मेरी चौथी रात है यहाँ पे। इसीलिए क्योंकि मेरा भतीजा आया था, मेरे भतीजे को मैंने वीडियो में दिखाया है, वो कान्हा वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो कान्हा में साथ में ही गया था, तो उसको नेचुरल ब्यूटी वाला चाहिए था। तो मैंने कहा यार ये इसके गौरव नेगी जी से भी मिलवाया था नाइट, अभी भी मिलवाऊंगा वीडियो में। तो नाइट ड्राइव की थी हमने, उनके किस्से सुनवाए थे। तो अभी नेगी जी का फ़ोन आता रहता है। वैसे तो जब मैंने गुरखा ली थी तो उनका फ़ोन आया कि सर, उन्होंने भी बढ़िया लगा, बोले मैंने भी इसुजू ले ली है। तो उस टाइम पे जब मैं गया था उन पे बोलेरो थी, तो बोलेरो नहीं, टीयूवी थी शायद, तो टीयूवी हमने रात को नाइट ड्राइव करी थी। क्योंकि इसमें क्या है कि आखिरी में उपासना रिजॉर्ट में थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की फील है, और क्योंकि तब मेरे पास सिलेरियो थी, तो उन्होंने कहा था कि आप उसको लेके मत आओ। हालांकि हमारी सिलेरियो तो हर जगह पहुंचती थी, लेकिन शायद उनको लग रहा होगा नहीं पहुंचे, तो उन्होंने पार्किंग एक ऊपर भी बनाई है, इन्होंने, नेगी जी ने। तो जिसकी गाड़ी छोटी होती तो वो पार्किंग में खड़ी करा के अपनी गाड़ी से पिकअप ड्रॉप करवा लेते हैं। तो वो लेने आ गए थे, इसीलिए नाइट ड्राइव हमने उनकी गाड़ी में करी थी कि जब रिजॉर्ट से हम चले तो मेरी गाड़ी तो
ऊपर खड़ी थी पार्किंग में, तो जब उनकी गाड़ी से ऊपर ही चले गए तो फिर तो नेचुरल ब्यूटी में क्या है, एकदम बगल में नदी बहती है। और जो पिछली बार मैंने एकदम उन्होंने मुझे रिवर साइड एकदम किनारे वाला ही रूम दिया था। कई रूम है उनके रिवर साइड, और वैसे उन्होंने मचान वगैरह भी बनाए हुए हैं ना, व्यू पॉइंट मैं दिखाऊंगा आगे इसी वीडियो में शायद। तो वो मैंने कहा भाई जब मेरा भतीजा आ रहा है, मैंने कहा वही वाला रूम देना, क्योंकि कल रात बीत गई उसमें तो अकेला ही था। तो उसको मैंने बोल दिया था भैया तुम बाहर मत निकलना कहीं, बोला ठीक है। तो वो रूम से ही देखता रहा अपना बाहर बैठ के, मतलब मैंने कहा रिजॉर्ट के बाहर ना चल दे वॉक करने। तो आज उसको घुमा दूंगा, रात को नाइट ड्राइव करा दूंगा, कल सफारी करा के फिर अपना जंगली रिजॉर्ट तो पहले भी आ चुका है। चलिए इसके बाद मिलते हैं फिर उपासना रिजॉर्ट में। लेकिन ये ब्यूटी देखो इस इलाके, मरचूला इलाके की जो सुंदरता है, जंगल वाइल्ड लाइफ का मज़ा भी है और हिल स्टेशन का मज़ा भी है।